Hello students, the next topic in second chapter solution is solubility. तो solubility क्या रिप्रेजेंट करता है? solubility रिप्रेजेंट करता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे डिज़ोल्व किया जा सकता है. सो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट which is taken as 100 ग्राम at a given टेम्परेचर. तो गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. अब देखिए सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. यदि हमारे पास सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में वो लिक्विड है, देन जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बन सकते हैं दे आर सॉलिड डिज़ोल्व इन द लिक्विड. सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बन सकते हैं दे आर लिक्विड डिज़ोल्व इन द लिक्विड. एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बन सकते हैं दैट इज़ गैस डिज़ोल्व इन द लिक्विड. यदि हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट एक्ट करता है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. और यदि हमारे पास वाटर एज ए सॉल्वेंट एक्ट नहीं करता है देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन जो है सॉलिड इन लिक्विड वो फर्स्ट टाइप के जो सॉल्यूशन है, मतलब जो जिनमें सॉलिड डिज़ोल्व होता है लिक्विड में, वो तीन टाइप के हो सकते हैं. दे कैन बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दे कैन बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और दे कैन बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यदि हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जहाँ में हम और ज़्यादा जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर. तो ऐसे सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिज़ोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज़्यादा सॉल्यूट जो है ऐड नहीं कर सकते, उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनते हैं? यदि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करें तो उससे क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और इससे जो नीचे लिक्विड बचता है लिक्विड सॉल्यूशन जो बचता है दैट बिकम हाईली सैचुरेटेड एंड सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर फॉर्म फ्रॉम दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कैरिंग आउट द कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब देखिए ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है या जो सॉल्युबिलिटी है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें देखिए आप सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड हमारे पास लेट सॉल्यूट है और लिक्विड हमारे पास लेट सॉल्वेंट है, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे देन दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन. सो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यहाँ पे जब भी आप मतलब सॉल्युबिलिटी की क्राइटेरिया देखना चाहें कि किस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर के बढ़ाने से, सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या चेंज इन कंसंट्रेशन करने पे सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई यूजिंग लीच-एटेलियर प्रिंसिपल एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10+1 क्लास. जो हमने लीच-एटेलियर प्रिंसिपल +1 क्लास में पढ़ा था उसको अप्लाई करके हम जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में डिसोल्यूशन होता है और रिवर्स रिएक्शन में क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है. यदि हमारे पास लेट कोई दो लिक्विड हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिसॉल्व कर जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन देन सच सॉल्यूशन आर मिसिबल सॉल्यूशन. यदि हम जैसे अल्कोहल और वाटर की बात करें तो अल्कोहल और वाटर जो है दोनों लिक्विड हैं और वो हर एक प्रोपोर्शन में एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं. सो सच लिक्विड सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मिसिबल. और इमिसिबल ऐसे होते हैं, ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है ऑल दी प्रोपोर्शन में या ऑल दी कॉन्सेंट्रेशन में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल liquids. Now the next topic is factors affecting solubility of the solute. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. यदि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड जो है सॉल्वेंट है तो उस केस में कौन कौन से फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन द लिक्विड को अफेक्ट करते हैं. तो जो फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट.
देखिए यदि हमारे पास सॉल्यूट पोलर नेचर का है और सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है तो वो आसानी से एक दूसरे के साथ घुल जाएंगे और सॉल्बिलिटी उस केस में हाई होगी। बट यदि आपका सॉल्यूट लेट पोलर है और सॉल्वेंट यदि नॉन पोलर है तो उस केस में दोनों एक दूसरे में आसानी से घुलेंगे नहीं और उनकी सॉल्बिलिटी कम होगी। आप इस एक जनरल प्रिंसिपल को इस केस में याद रख सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक या पोलर डिसॉल्व पोलर। पोलर डिसॉल्व पोलर या लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जो पोलर सब्सटेंसेस हैं या जो पोलर सॉल्यूट है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करता है और जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं। यदि आप पोलर सॉल्यूट लें, जैसे लेट आप NaCl लेते हैं और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl वाटर में आसानी से डिसॉल्व कर जाता है। क्यों करता है? बिकॉज जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है और जो आपका NaCl है वो एक पोलर सॉल्यूट है। तो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट के बीच में कौन सी इंटरेक्शन अराइज हो जाती है इस केस में? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। जो वाटर है उसमें डाइपोल होते हैं और जो आप NaCl है जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो आयन लिबरेट करेगा। तो ये जो आयन लिबरेट होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दे फॉर्म आयन डाइपोलर इंटरेक्शन विद दी dipoles of the water solvent, and formation of these intermolecular forces is responsible for the solubility of NaCl in the water. बट यदि आप NaCl को बेंजीन में डालें तो उस केस में सॉल्बिलिटी नहीं होगी, बिकॉज बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट while NaCl is a polar solute. So both will not get solubilized and there will be no solubility of NaCl in the non polar solvent like benzene. अब डिफरेंट जो साल्ट्स होते हैं या डिफरेंट पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यदि हम देखें तो अलग अलग होती है। कुछ साल्ट ज़्यादा घुल जाते हैं वाटर में और कुछ जो है कम घुलते हैं वाटर में। तो डिफरेंट साल्ट की जो सॉल्बिलिटी है वाटर में या एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से, KSP वैल्यू, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। यदि किसी पर्टिकुलर साल्ट के लिए KSP की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है, और यदि किसी साल्ट की जो KSP वैल्यू है या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू यदि वो कम होती है तो उसका मतलब है कि उसकी सॉल्बिलिटी जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम होगी। सो दीज आर सम फर्स्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। और देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, जो फॉरवर्ड स्टेप है सॉल्युबिलिटी में डिजोल्यूशन प्रोसेस, वो जो है एंडोथर्मिक होता है, और कुछ केसेस में ये जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमारा जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन, यदि वो एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ और आएगा, और यदि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट चेंजिंग टू सॉल्यूशन है, यदि वो एक्सोथर्मिक है तो उस केस में जो टेम्परेचर का इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे कुछ और आएगा। देखिए यदि आप NaCl, KCl और KNO2 की बात करें तो उस केस में क्या होता है, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है या जो फॉरवर्ड रिएक्शन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन, तो इन केसेस में क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी है, एंडोथर्मिक है। और यदि आप सोडियम कार्बोनेट का डिजोल्यूशन देखें वाटर में तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब देखिए यदि हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगाएं जैसे हमने +1 में स्टडी किया था, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे फर्स्ट केस में NaCl, KCl और KNO2 की सॉल्युबिलिटी में, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो आपका डिजोल्यूशन प्रोसेस है NaCl, KCl और KNO2 टाइप के सॉल्यूट में वो एंडोथर्मिक है। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इक्विलिब्रियम में। बट यदि आप सोडियम कार्बोनेट की डिजोल्यूशन की बात करें वाटर में, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटेगी सोडियम कार्बोनेट की। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फॉरवर्ड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है, और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल यदि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें इक्विलिब्रियम में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो एक्सोथर्मिक स्टेप है वो डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो फॉरवर्ड स्टेप की रिएक्शन है इस केस में वो डिक्रीज़ करेगी, तो इससे क्या होगा, जो डिजोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का वाटर में वो कम होगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी। सो
अब टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यदि आपके सॉल्यूट जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन से डिसोल्यूशन अंडरगो करते हैं तो उस केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो सॉल्यूट के लिए एक्सोथर्मिक है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो टेम्परेचर के बढ़ने से वो घट भी सकती है। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। यदि आप क्या करें, प्रेशर बढ़ाते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर, और यदि हम देखें कि क्या उसका क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पे, तो प्रेशर का बहुत लिटिल इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। मतलब यू कैन से दैट प्रेशर हैव नेग्लिजिबल और नो इफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो सॉलिड सॉल्यूट या जो लिक्विड सॉल्वेंट है उनके पार्टिकल ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सो देर इज़ लिटिल इफेक्ट ऑन दी solubility of the solid solute dissolved in the liquid by increasing the pressure. Next factor which affect the solubility is agitation. If we agitate this solution vigorously, then solubility जनरली इंक्रीजेज। यदि आप सेकिंग जो है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ज़्यादा करते हैं या एजिटेशन उसकी ज़्यादा करते हैं, उसमें सेकिंग उसको ज़्यादा हिलाते हैं, तो उससे क्या होता है जो पार्टिकल का डिस्पर्सन है, पार्टिकल बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में आसानी से टूट जाते हैं, एंड द मिक्सिंग इफेक्ट जो है दैट इंक्रीजेज एंड इट लीड टू इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यदि हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी देखिए कैसे अफेक्ट करती है। यदि हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड ही हैं, तो उस केस में क्या होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ टू इंडिविजुअल लिक्विड दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए हमारे पास सॉल्यूट में लेट ए टाइप के फोर्सेस हैं और जो सॉल्वेंट है उसमें लेट बी टाइप की इंटरेक्शन है, और लेट दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है। तो जब एक सोल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगी जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो दो लिक्विड मिक्सिंग कब करेंगे, यदि आपके पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है यदि उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विच एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पार्टिकल और बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ओनली देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिक्विड विल मिक्स विद ईच अदर, अदरवाइज नॉट। द नेक्स्ट इज solubility of solution of gases in liquid। सो नेक्स्ट टाइप के सोल्यूशन की हम बात करेंगे जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट जो है वो गैसेस हैं और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हैं। तो इस केस में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। यदि हमारे पास पोलर गैसेज हैं, पोलर गैसेज जो हैं वो एज ए सॉल्यूट बिहेव कर रही हैं, और पोलर गैसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अमोनिया है, HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये पोलर गैसेज हैं। इनमें डाइपोल्स होते हैं, एक जगह पॉजिटिव सेंटर होता है दूसरी जगह नेगेटिव सेंटर होता है, डाइपोल्स होते हैं। तो यदि आप पोलर गैसेज लेते हैं तो ऑब्वियस है पोलर गैसेज में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। बेसिकली दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और आयन डाइपोल इंटरेक्शंस हो सकती हैं, वहाँ पे आयन आयन इंटरेक्शंस हो सकती हैं। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विच एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेज। और इससे क्या होता है ये जो गैसेज होती हैं इनको आप आसानी से गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हेंस दे आर इजीली लिक्विफाइएबल। और बिकॉज ऑफ देयर पोलर नेचर दे आर इजीली सॉल्युबल इन दी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। और वाटर में वो यदि आप वाटर या और कोई पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उनमें ये गैसेस जैसे अमोनिया है, HCl है और सल्फर डाइऑक्साइड है ईजिली डिजॉल्व कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? बिकॉज ऑफ डाइपोल interactions which arises between the particle of these gases and polar solvent। बट यदि आप नॉन पोलर गैसेस की बात करें, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व नहीं करती हैं, बट इंस्टेड दे डिजॉल्व मोर इजीली इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। और ये इनको आप आसानी से गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड
लिक्विड। यदि गैसेस पोलर हैं और आपका सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो आसानी से एक दूसरे में घुलेंगी। और यदि आपका गैस जो है नॉन पोलर है और आपका सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, देन in that case also solubility will be more. But if gas are polar and solvent is non-polar, in that case solubility will be lesser. Next factor which affect the solubility of gases in the liquid is effect of temperature. अब देखिए जनरली क्या होता है, जो गैसेस का डिजोल्यूशन होता है लिक्विड्स में वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब उसमें क्या होता है, जो हीट है डिजोल्यूशन के टाइम पे वो रिलीज होती है, मतलब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और क्योंकि डिजोल्यूशन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल इन द लिक्विड वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड स्टेप जो है वो हिंडर होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर। सो द डिजोल्यूशन ऑफ गैसेस इन द लिक्विड वो घट जाएगा जब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो कम होती है, लो टेम्परेचर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में वो ज़्यादा होती है। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं गैसेस का तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में वो इंक्रीज करती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। नाउ वी शैल डिस्कस दिस हेनरी लॉ इन डिटेल। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ने क्या बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जैसे कि हमने +1 में भी इस लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था। हेनरी लॉ क्या है, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे जो मास ऑफ गैस डिजॉल्व होता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वो डिपेंड करता है कि उस गैस का प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना है। यदि लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है गैस का अप्लाइड वो ज़्यादा हो तो जो उस गैस का मास डिजॉल्व होगा लिक्विड में वो ज़्यादा होगा। दिस इज हेनरी लॉ। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एट ए गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑन द सेम लाइन डाल्टन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड में वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है किसी पर्टिकुलर गैस की लिक्विड में, मतलब कितनी गैस जो है लिक्विड में डिजॉल्व करती है, वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो कितना है। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब यदि सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है या जो कॉन्सेंट्रेशन है गैस की सॉल्यूशन स्टेट में यदि वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो है अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन वो भी ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट दिस एज P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। नाउ दिस KH रिप्रेजेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड it will be equal to partial pressure of the gas divided by mole fraction of the gas in the solution। तो यहाँ से आप इस डेरिवेशन से देख सकते हैं कि KH जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। मतलब यदि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन द गैस एंड टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। सो यदि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूशन में वो कम हो जाएगी। यदि KH की वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए ज़्यादा है, इसका मतलब है उसकी जो मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन स्टेट वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सो हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ जो है, हेनरी लॉ जनरली बेसिकली सेज दैट द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। मतलब यदि गैस का प्रेशर किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर ज़्यादा है तो उस केस में उसकी जो मास डिजॉल्व होगा लिक्विड में उस पर्टिकुलर लिक्विड में वो ज़्यादा होगा। तो इस लॉ का हम बहुत जगह पे यूज़ भी करते हैं। कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, देखिए जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो CO2 होती है, आपको पता है। उनको हम कार्बोनेटेड बीवरेजेस भी बोलते हैं। कार्बोनेटेड बीवरेजेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव डिजॉल्व इन देम CO2। तो
CO2 उनमें हाई प्रेशर पे भरी जाती है। कोल्ड ड्रिंक में क्यों भरी जाती है हाई प्रेशर पे? ताकि जब आपका प्रेशर जो है CO2 का हाई होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होगी CO2 की उन कोल्ड ड्रिंक्स के लिक्विड में वो ज़्यादा होगी। और इससे क्या होगा, जब आप जैसे उन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करेंगे तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो जो CO2 डिज़ोल्व होगी कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड में वो बाहर आएगी, अनडिज़ोल्व होगी। वहाँ से जो उसकी डिजोल्यूशन है वो कम होगा ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रेशर, और अल्टीमेटली वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफर्वेसेंस जो है लिक्विड से बाहर आएगी और वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और उसकी एक अपनी एक एस्थेटिक वैल्यू है, वो देखने में अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन द कोल्ड ड्रिंक। सेकेंड इज जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, अपने पीठ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर बांध के ले जाते हैं। बट वो ऑक्सीजन जो अपने साथ ले जाते हैं वो 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, बट उसमें क्या होता है, कुछ हीलियम को हम उसमें डाइल्यूट किया होता है। ऑक्सीजन जो गैस वो साथ में ले जाते हैं, उसमें हीलियम गैस भी साथ में डाली गई होती है। हीलियम गैस क्यों डाली होती है? ताकि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, ऑक्सीजन और वो जो अदर गैसेस जो हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजन है, जो हाईली सॉल्युबल होती हैं ब्लड में, उनकी सॉल्युबिलिटी को कम किया जा सके। और जो बेंड्स प्रोड्यूस होते हैं जब वो डाइवर्स डीप सी डाइवर वापस सी शोर पे आते हैं, तो वो क्या होता है, जो गैसेस उसके ब्लड में डिसॉल्व होती हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होने से वो बबल बनाती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड दैट लीड टू क्रिटिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स, जिसमें डाइवर्स को चक्कर आते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जो अपने साथ गैसेस ले जाते हैं डीप सी डाइवर, वो क्या करते हैं, जो गैस का मिक्सचर होता है उसमें आप ऐसी गैसेस डालते हैं जैसे कि हीलियम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है, ताकि जैसे वो ज़मीन से नीचे जाएँ तो हाई प्रेशर पे जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की उनके ब्लड में ज़्यादा ना हो पाए, और इससे जो डिकम्प्रेशन के टाइम जब वो मतलब डीप सी से वापस सरफेस पे जब आएँ तो उस टाइम जो है वो क्या हो, जो डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी है उन गैसेस की वो ज़्यादा ना हो सके, और अल्टीमेटली वो जो बबल फॉर्मेशन है उनकी ब्लड स्ट्रीम में वो ज़्यादा क्रिएट ना कर सके और बेंड्स की प्रॉब्लम ना हो सके। सो दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड इज़ हाई एल्टीट्यूड पे हमें पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज़ कर जाता है तो ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इससे आदमी को सोचने समझने की शक्ति उसकी थोड़ी कम हो जाती है और वो थकान महसूस करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनॉक्सिया। तो अनॉक्सिया क्यों होता है? अगेन ड्यू टू डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द हाई altitude. Next is aquatic species are more comfortable in the cold water than in the hot. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लो टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन और अदर गैसेस की लिक्विड में वो ज़्यादा होती है। सो जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियाँ हैं या दूसरे जो जलीय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबली उसमें रह सकते हैं इन कंपेरिजन टू हॉट वाटर, बिकॉज एट लो टेम्परेचर according to ली चैटेलियर प्रिंसिपल एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस की वो ज़्यादा होती है, और यदि वाटर में ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस ज़्यादा डिजॉल्व होंगी तो उस केस में जो एक्वाटिक लाइफ है या एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा आसानी से उसमें रह सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। Next is solution of solids in solids. These are also called solid solutions. सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में होता है। अब देखिए जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो लेटिस पॉइंट से रिमूव कर दिए जाते हैं और उनकी जगह पे जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड सॉल्यूट के वो
उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब जो लैटिस पॉइंट पे सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे उनको रिप्लेस करके वहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल को रख दिया जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं दीज आर दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, और ये जो रेड कलर से यहाँ पे जो पार्टिकल शो किए गए हैं दीज आर दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। तो लैटिस पॉइंट से आप देख सकते हैं, जो लैटिस पॉइंट है वहाँ से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल लगा दिए गए हैं। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस आर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको उसके नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो इंटरस्टिशियल साइड्स जो होंगी सॉलिड सॉल्वेंट के वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मतलब होता क्या है, जो सॉलिड सॉल्वेंट का क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल चले जाते हैं एंड दे फॉर्म ए न्यू टाइप ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं पार्टिकल दीज आर दी पार्टिकल फॉर सॉलिड सॉल्वेंट, वाइल ये जो रेड कलर से शो किए गए हैं पार्टिकल दीज आर दी पार्टिकल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल हैं आप देख सकते हैं ये आपके इंटरस्टिशियल स्पेसिस में प्रेजेंट हैं, बट जो लैटिस पॉइंट है आपके वहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट के ही पार्टिकल हैं, वहाँ पे कोई भी सॉलिड सॉल्यूट का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के दैट इज WC, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टंगस्टन कार्बाइड। तो यहाँ पे टंगस्टन जो है वो एक सॉल्वेंट एक्ट करता है, बट जो कार्बन के पार्टिकल हैं दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। जो एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में वो हैं जैसे ब्रास है, एक अलॉय है कॉपर और जिंक का। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है कॉपर का, और जो क्रिस्टल लैटिस में कुछ पोजीशंस होंगी, लैटिस पॉइंट होंगे, वहाँ पे कॉपर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा जिंक के द्वारा। तो दैट विल फॉर्म ए ब्रास विच इज ए सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। तो बहुत सारे जो अलॉय बनते हैं, जैसे गोल्ड का अलॉय बनता है सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। यदि आप अलॉय ऑफ गोल्ड की बात करें विद सिल्वर और कॉपर, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होगा गोल्ड का, और गोल्ड के क्रिस्टल लैटिस में कुछ पोजीशन जो है वो वहाँ पे गोल्ड के पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया जाएगा सिल्वर या कॉपर के साथ। सो दीज आर टाइप ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। थैंक यू।